नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मेधावी छात्र का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट कर। अब हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी नेट जेआरएफ की। आइए जानते हैं तरुण जी से। आपका परसेंटाइल कितना रहा? मेरा 99.4 कुछ 6-7 अच्छा, है। आपने पॉलिटिकल साइंस से? हाँ, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, तो सर बहुत सारे बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी, ड्यूरेशन कितना, आपने कितना समय में तैयारी करी है? मेनली तो मेरा सेल्फ स्टडी था, तो मैंने उसके थ्रू प्रिपेयर किया। लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा नेट हो गया था, तो चीज़ें थी मेरे पास। पर इस बार मैंने 1 महीने की अच्छी मतलब प्रिपरेशन तो किया। लास्ट टाइम आपने क्या नंबर स्कोर किया था? लास्ट टाइम 212 थे मेरे। 212 हाँ। थे। अब आपने इस बार कितना आया है? मेरे 230 हैं इस तो बार। आपने काफ़ी बढ़िया जंप मारा है। हाँ। तो आपको क्या लगता है पिछले जो आपने नेट क्वालिफाई किया और इस बार जो आपका जेआरएफ आया है, दोनों के बीच में आपने क्या एक्स्ट्रा तैयारी करी है जिससे आप... मैंने पॉलिटिकल, क्योंकि पेपर 1 मेरा थोड़ा वीक था, तो पेपर 1 हाँ, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस पे मेन फोकस किया और मैंने उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया अपना। तो अच्छा, तो उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। इम्प्रूवमेंट हो गया। आपसे अगर मैं पूछूं, क्योंकि आप जेएनयू के विद्यार्थी हैं, तो जेएनयू ही क्यों? मेरे को आईआर पढ़ना था और जेएनयू में ही इंडिया में सबसे अच्छा आईआर पढ़ाया जाता है, तो दैट्स व्हाई। तो आपको क्या लगता है जेएनयू से आपको कितना सपोर्ट मिला है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए? एग्ज़ाम जो आपने क्वालिफाई किया है, जेएनयू आपके लिए कैसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इस एग्ज़ाम के? एक तो जेएनयू का कल्चर है, मतलब सभी लोग बड़े लिखे लोग हैं और सभी अपनी चीज़ों को सीरियस हैं लेके। अच्छा। तो मेरे खुद के स्कूल में लगभग 30 लोगों का जेआरएफ हुआ है इस बार। 30 लोगों का जेआरएफ हुआ है। हाँ, Very good। और सेंट्रल लाइब्रेरी है और यहाँ के हॉस्टल सुविधाएं हैं, हाँ। और एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो इंसान घर जैसा ही कह महसूस सकते हैं पढ़ने लिखने वाला। हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल एक गुरुकुल गुरुकुल जैसा। हाँ। गुरुकुल जैसा एनवायरनमेंट। नहीं, ठीक है। तो इतनी बात तो सही बात है, लेकिन आप वैसे बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर से एक नीमराना टाउनशिप है, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। कितना दूर पड़ेगा लगभग यहाँ से? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर्स। तो आप बताइए कि जेएनयू की जो लाइफ है वो कैसे अलग है, कितना क्या डिफरेंस है? जेएनयू की लाइफ मेनली तो पूरे इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पर अलग अलग कल्चर के बारे में जानने को मिलता है। हाँ। नए नए आइडियाज़ के बारे में जानने को मिलता है, और यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ की पढ़ाई है, वो बहुत अच्छी है। इंडिया में आई थिंक सबसे सोशल साइंसेज की तो सबसे बेहतरीन इंडिया में जेएनयू में होती है। जी। मेरा आईआर है पर्टिकुलर, तो सिर्फ आईआर को पढ़ाने के लिए यहाँ पे 130 प्रोफेसर हैं, तो उस लेवल की यहाँ पे पढ़ाई होती है। बहुत बड़ी बात है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है जेएनयू का? सबसे अच्छी चीज़? सबसे अच्छी चीज़ तो रिंग रोड लगती रिंग रोड। हाँ, घूमने के लिए। घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है, बिल्कुल। रहने के लिए, घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। हाँ। तो और जेएनयू, आप नाइट पर्सन हो या डे पर्सन हो वैसे? मैं सो जाता हूँ 12:30-1 बजे तक, और अच्छा। मैं 7 बजे तक उठ जाता हूँ। उठ जाते हो? हाँ, 7-7:30। आपको मॉर्निंग पर्सन बोलो। हाँ, मतलब मॉर्निंग कभी पर्सन मुझे बोला जा छुट्टी के दिन मैं 10 बजे उठता हूँ। हाँ, ये वैसे मैं फर्क आ 7 बजे जाता उठ जाता हूँ, क्योंकि 9 बजे का क्लास होता है, तो फिर। हाँ। और यहाँ मैंने सुना है अलग अलग इवेंट्स भी कराए जाते हैं, आप किसी चीज़ का इवेंट्स जैसे यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है। हाँ। कोई जैसे राजस्थान के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, जम्मू से लोग हैं, पंजाब के भी लोग, तो वो अपने अपने कम्युनिटी के अलग अलग फेस्ट करवाते हैं, जो एनुअल फेस्ट होता है उनका। उसमें आपने किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट किया हो या आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में करते हो? एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसे तो मैं एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, उसके लिए काम करते हैं, लेकिन एक ब्रिजिंग बॉर्डर्स का एक हमारा टॉक प्लेटफॉर्म है, तो हम एक इंटेलेक्चुअल बेसिस पे वो काम करते हैं। क्या नाम बताइए एक बार? ब्रिजिंग बॉर्डर्स। ब्रिजिंग बॉर्डर्स। तो एक हमारी टीम है SIS की, स्टूडेंट्स की, तो उस पर रामचंद्र गोवा को बुलाए थे हम। इट्स अ टॉक प्लेटफॉर्म। या इट्स अ टॉक प्लेटफॉर्म अभी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। आप बता रहे थे कि आप और मतलब एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स में आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद? मैं तो चेस खेलता हूँ। चेस खेलते हैं, चेस प्लेयर। तो अभी आप फॉलो भी कर रहे होगे, इंडिया इस समय अच्छा जा रहा है आगे। हाँ हाँ, इंडिया के अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। इंडिया के अच्छे प्लेयर। तो अगर हम वापस अपने नेट पे बात करते हैं, नेट की स्ट्रैटेजी, नेट के बारे में बात करते हैं, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो PhD एडमिशन के लिए अब दे रहे हैं। अब नेट चूँकि ज़रूरी हो चुका है। दूसरी बात है कि आप कई बच्चे नेट क्वालिफाई कर रहे हो, कई बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं। अब ऐसे नए बच्चे जुड़ेंगे जो अब एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे होंगे, कोई संदेश आप देना चाहते हो उनको? संदेश ऐसा तो कुछ जो है कि नहीं, पर आप समझो कि जो आपको हेल्प करेगा आगे, उन्हें हेल्प करेगा। सिलेबस पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर को सोल्व करो, और कम पढ़ो, कम को बार बार पढ़ो, हो जाएगा। कम को बार बार।
बहुत अच्छी बात कही आपने। एक और सवाल बहुत ज़्यादा बच्चों के आ रहे थे, तो मैंने सोचा आपसे एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कि ये है कि नहीं है, ये मिथ है कि रियलिटी है। आपको क्या लगता है जो लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा आसान है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, या वही कर रहे हैं क्वालिफाई, ऐसा आपको लगता है? जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो उनके लिए तो बहुत मतलब इट्स अ वेरी इजी मतलब एग्जाम। अगर आपका ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट पहले से हाँ, तैयार है तो पेपर 2 आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब 90+ इजीली स्कोर हो जाएगा। लेकिन पेपर 1 में आपको थोड़ा, और पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कट ऑफ तो जो अदर पेपर हैं जैसे फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है, तो इनका 105 107 जाता है। वहीं पॉलिटिकल साइंस का जर्नल का कट ऑफ 235 जाता है। आपको क्या लगता है अलग क्या करना चाहिए फिर पॉलिटिकल साइंस में, चूंकि आप बता रहे हो कट ऑफ हाई जा रहा है स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में और कंपटीशन ज़्यादा है, तो अलग क्या करें आप? पेपर 1 को बेसिक्स बनाओ, जैसे 35 सवाल पेपर 1 में 30 से 35 के बीच में, और पेपर 2 को स्ट्रेंथ बनाओ, क्योंकि वो ही तो आपको आता है। पेपर 1 में तो सभी एक ही लाइन पे हैं, किसी को 2 सवाल ऊपर 2 सवाल नीचे, लेकिन स्ट्रेंथ तो मेन पेपर 2 होती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में आप देख लो। तो पेपर 2 को स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो हो जाएगा उसमें। देखिए बहुत से बच्चे ये पूछते हैं, उनका ये सवाल रहता है कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन जर्नी में स्ट्रेस जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो है सोसाइटी माँ बाप की सबकी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और बच्चा डाउन हो जाता है, लो फील करता है। तो ऐसा फेज़ आपकी भी लाइफ में आया होगा प्रिपरेशन जर्नी में, आप उसके लिए क्या करते हो? मोटिवेशन कहाँ से, आप कैसे जनरेट? अगर विद रेफरेंस टू इस जेआरएफ की बात करें तो ऐसा कोई स्ट्रेस था नहीं। तो मेरा ये था कि अगर मैं सिलेबस को, क्योंकि जब इंसान का काम होता हुआ दिख रहा है ना उसको कि हाँ भाई अगर मैंने इतना कर लिया, तो उसमें मोटिवेशन आता है। स्ट्रेस तब आता है जब आप करते नहीं हो और सोचते ज़्यादा हो। तो आप काम करोगे और सोचोगे कम, स्ट्रेस आएगा भी नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास जेआरएफ में 10 टॉपिक है पेपर 2 में और 10 पेपर 1 में है, तो आप उसको डिवाइड कर लो ना कि ये एक टॉपिक पर्टिकुलर 3 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। जो आपकी स्ट्रेंथ है जिस प्रकार से आप पढ़ सकते हो, तो जब धीरे धीरे वो आपके जब 5 हो जाएंगे तब आप अंदर ही मोटिवेशन आएगा कि 5 टॉपिक हो गए, 5 और होने। तो ऐसे तो मोटिवेशन आता मतलब रहता है। काम करके ही आपको, काम से ही मोटिवेशन आता है, सोचने से मोटिवेशन नहीं आता। से नहीं आता है। हाँ, और अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है बच्चा और अभी भी उसको मोटिवेशन नहीं जनरेट हो पा रहा है पढ़ने के बाद, और इमोशनली वो घर से दूर है, जैसे आप यहाँ घर से दूर हो, ऐसे कई लोग हैं जो घर से दूर रह के पढ़ाई करते हैं। तो लोगों के बीच में रहो, अकेले मत रहो, क्योंकि अकेले रहोगे तो दिमाग खराब ही होता है। बहुत अच्छा सजेशन दिया। तो आपने बोला कि आपका घर है हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर। हाँ, तो बीच बीच में तैयारी के बीच में घर आना जाना आपका होता था? आप कितने हाँ, बार? मैं खेत का काम भी मैं ही करता हूँ। अच्छा, घर पे भी संभालते हो? हाँ, मेरे फादर नहीं है तो मैं ही संभालता हूँ। मतलब अच्छा। खेती खाती हो गया वो भी मैं ही देखता हूँ सारी आप ही चीज़ें। देखते हो? हाँ, तो इसके अलावा मैं, ये भी है मेरा सवाल कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो फिर आप कैसे समय बचाते हो कि आप मॉक टेस्ट देते थे या आप? हाँ, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद ने पर्सनली 45 के आसपास टेस्ट टेस्ट लगाया। हाँ, आपने दिए? हाँ, तो टेस्ट important। मेन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे ये पता चलेगा ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना वो ज़रूरी है। मतलब पढ़ना तो नहीं को निकाल दोगे तो जो पढ़ना वो बच ही जाएगा लास्ट में, और वो हमें आइडिया आएगा सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरा ये था कि मैं जब पढ़ने बैठता तो डेली सिलेबस पढ़ता था पहले, कि सिलेबस पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा कि या ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ नहीं पढ़नी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिलेबस आप डेली पढ़ें, आपके दिमाग में रट जाना चाहिए सिलेबस की। अगर ये पॉइंट से ये पूछ रहा है तो फिर वो आपका अपने आप ही मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चली जाती हैं। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तरुण जी का ये मानना है कि टेस्ट आपको देना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी कॉन्फिडेंस भी आता है। एग्जाम का प्रेशर कैसे झेलना है, क्योंकि वहाँ पे मेन होता है सिली मिस्टेक। हाँ। सिली मिस्टेक मेरे खुद के मतलब पोल साइंस में 3-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स है, और वो सभी के होते हैं, मैं अपना नहीं बता रहा, लेकिन उस सिली मिस्टेक्स को कम करना है। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे से भी काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, पर उनके 10-12 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो गए, तो उनका जेआरएफ रह गया 2-2 नंबर से, 3-3 क्वेश्चन से। तो मतलब प्रैक्टिस से यही पता चलता है कि सिली मिस्टेक्स को कैसे कम करें, और जितना प्रैक्टिस, क्योंकि जो गलतियाँ करनी है वो एग्ज़ाम से पहले करनी है। पीएचडी के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, जेएनयू में स्पेशली जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या सुझाव है?
मेन तो अपना प्रपोजल डिफेंड करना होता है। रिसर्च मेथोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी कि कौन से बेसिस किस मेथड से आप रिसर्च करेंगे, क्या वेरिएबल्स है, मतलब इस चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आप जो प्रपोजल लेके आ रहे हैं उसमें जो आपने रीडिंग्स दी है उसको बहुत अच्छे से डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे फैकल्टी दे आर वेरी वेल रेड, तो वो आप बाल की खाल निकाल लेते हैं। तो वो ऐसे, और उनको जब आप उनको डिफेंड कर दोगे तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आपका जेआरएफ है कि नहीं है। अगर आप काबिल हो तो आपका हो जाता है। हाँ, मतलब जेएनयू में ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ऐसा एक पर्टिकुलर आदमी को प्रायोरिटी दी जाती है या पॉलिटिकली, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। काबिल आदमियों को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है, और आप काबिल हो तो फिर आप जेआरएफ भी निकाल लोगे, मतलब इतनी बड़ी होगी। तो आपने, ये भी आपके लिए एक अचीवमेंट है कि आप जेएनयू जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से आप मास्टर्स कर रहे हो। आपकी क्या जर्नी रही है? मेरी जर्नी ये थी कि मेरे को जेएनयू आना था, तो मेरे है अंदर कि मैं चीज़ें समझ लेता हूँ कि एग्ज़ाम किस प्रकार से आएगा। तो एक कोई बुक नहीं है, बहुत सारी बुक है। बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उतना ही पढ़ना है जितना। पूरी बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस बुक के 20 पेज रेलिवेंट है तो उसको इतना ही पढ़ लो, बाकी मत पढ़ो आप। तो ये नहीं, जैसे लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत में फंडामेंटल राइट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इन चीज़ों को आप पर्टिकुलरली पढ़ लो। बाकी पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बेलीज एंड स्मिथ की एक बुक है इंटरनेशनल रिलेशन पे, आप वो आइडियोलॉजीज़ का आप वो स्टार्टिंग 11 चैप्टर है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लो, बाकी उससे ज़्यादा पढ़ने की। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए आपने किससे कवर किया? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट तो मतलब सबसे अच्छा तो शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स आपने मतलब वो बहुत ही जो सवाल को, क्योंकि वैसे तो आप किताबें पढ़ोगे ना, तो वो किताबें जैसे एक प्रोफेसर सैफाली झा हैं यहाँ पे, तो उनकी किताबें प्लेटर टू मार्क्स करके काफ़ी फेमस है, लेकिन वो आपको इट्स वेरी हार्ड टू गेट, मतलब वो इंटेलेक्चुअल एकेडमिक बुक है वो, लेकिन आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थोड़ा एक लिमिटेड है, उसके हर जगह नोट्स हैं, वो घिसी पिटी चीज़ें हैं उसमें, तो वो उतना ही पढ़ लोगे तो हो जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। होप्स की 5 चीज़ें, ये रूसो की 5 चीज़ें, वो वहीं से सवाल पूछता है। नोट्स बनाया करते थे, लिखा करते थे आप? हाँ, बहुत सारे सवाल पूछते। नोट्स तो बनाने, मतलब रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। विदाउट रिवीजन देयर इज नथिंग। आप कितना ही पढ़ लो, जब आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप जीरो हो। नोट्स बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं तो रनिंग नोट्स बनाता था, ऐसे नोटबुक वगैरह नहीं, पेपर से बनाता था, लूज पेपर रखता था। तो और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स बनाता था, वहाँ से ही सवाल आएगा। मतलब एक बेसिक नॉलेज तो सभी को है। पेपर 2 में 70 क्वेश्चन सभी कर लेते हैं आराम से, मतलब जो पढ़ने वाला आदमी है। तो जिसको जेआरएफ या नेट करना है तो 70 इस बारी जी, मतलब बहुत ही कर लेते हैं, आराम नॉर्मल पेपर आता है। आज जो पेपर बन भी रहा है वो बहुत ही सही में बहुत ही, पहले अगर 2 साल पहले देखो तो बहुत कठिन क्वालिटी के पेपर था, मतलब कठिन के डिफिकल्टली लेवल ज़्यादा, मतलब वो आपको सोचने पे मजबूर करता था। हाँ, अब वाला आपको रटने के लिए मजबूर करता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आज के पेपर में, किस तरह बदलाव आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको रटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये बात सही कह रहे हैं आप खुद को, मतलब। तो तरुण जी बताइए कि आगे, अब आपने कर लिया, अभी तैयारी आपकी एमए खत्म होने वाला, 4 सेमेस्टर्स में है, और अभी आगे आपकी क्या चल रही है, आपने सोच क्या रखा है? पीएचडी का सोचा है मैंने तो। पीएचडी, हाँ, तो आप जेएनयू से ही या और भी जगह अप्लाई करोगे? हाँ, बाहर भी मैं सोच रहा हूँ अप्लाई करना। आप सोच रहे हो बाहर से? ठीक है। तो आगे इनके पीएचडी रिसर्च में ही जाना चाहते हैं तरुण जी, और रिसर्च के लिए ही आपने बहुत अच्छी सुझाव भी बहुत अच्छा दिया है इन्होंने, तो प्लीज़ उसको फॉलो करें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी का उदाहरण देते हुए हमारे तरुण चौधरी ने इस एग्ज़ाम को ना सिर्फ क्वालिफाई किया, पहले उन्होंने नेट निकाला, इसके बाद सीधे जेआरएफ पे जंप मारते हुए एक बहुत ही बड़ा उदाहरण उन सभी बच्चों के लिए जो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने पेश किया है। इनकी जर्नी पे हमने अच्छे से कवर कर लिया आपको, ताकि हम दिखा सकें कि जेएनयू की लाइफ कैसी होती है, और जेएनयू की लाइफ में, जेएनयू में रहते हुए किस तरह से आप अपने आप तैयारी कर सकते हो, इसके माहौल में क्या सपोर्ट सिस्टम रहता है, और इस तरह के एग्ज़ाम जैसे यूजीसी नेट नेशनल लेवल की तैयारी कैसे कर सकते हो, ये बारे में हमें पूरी जानकारी मिली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।